तंदीप टॉयज वाज द बिजनेस, और तंदीप टॉयज ने 10 साल से नौकरी कर ली, अपना बिजनेस करने का सेटअप कर रहा है. ही वांटेड टू सेट अप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड देन ही शॉर्ट लिस्टेड 2 ऑफ द पॉसिबल लोकेशंस, और फिर कुछ एम्प्लॉयज रखने का भी प्लान था. और क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूँ, सही है. और पेपर 2 में हमारे पास टोटल कितने मार्क्स होंगे? 80 मार्क्स. ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे, डिवाइडेड इनटू 1A 1B, यानी कि एवरी क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू A पार्ट एंड B पार्ट, 8 मार्क एंड 12 मार्क. तो टोटल बन गया हमारा 80 मार्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A. Explain 2 advantages and 2 disadvantages of setting up a business as a private limited company. Explain 2 advantages and 2 disadvantages of setting up as a business as a private limited company. अच्छा, टोटल कितने मार्क्स दे रहा है ये मुझे? 8 मार्क्स. और 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेज. 2 डिसएडवांटेजेस. कोई एडवांटेज होता है अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं, तो क्या कोई बिजनेस को फायदा होता है रादर देन सेटिंग अप इट एज अ सोल ट्रेडर और अ पार्टनरशिप बिजनेस? सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर होता है जहां पे एक बंदा ही इन्वेस्ट करता है. वो अ सिंगल ओनर इज बेसिकली द इन्वेस्टर एंड द प्रॉफिट टेकर ऑफ द बिजनेस. उसको कहते हैं सोल ट्रेडर. पार्टनरशिप में ये होता है कि जहां पे 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे मिलके इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज पूलन करते हैं, और फिर वो बिजनेस सेटअप करते हैं. उसको कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस. और फिर अगर आप चाहो तो आप अपनी कंपनी को लीगली रजिस्टर भी करा सकते हो. मतलब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये होता है कि समझो कि आपने एक छोटी दुकान खोली है, और उसमें योर आइडेंटिटी यानी कि ओनर्स आइडेंटिटी एंड द बिजनेसेस आइडेंटिटी वुड बी कंसिडर्ड द सेम. जबकि आप उसको अगर कंपनी बनाते हो, आप उसको प्रॉपरली रजिस्टर करवाते हो, तो अब उस कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है. आप उसकी बाकायदा फीस पे करते हो, उसकी समझो कि एक शनाख्त बन जाती है. और फिर जो बंदा उसको फॉर्म करता है, जैसे अगर ये जो था, क्या बंदे था, तंदीप जो था बॉय, अब ये तंदीप है, सही है. और तंदीप अगर चाहता तो वो एज अ सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता था, कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता और बिजनेस स्टार्ट कर देता. और पार्टनरशिप भी कर सकता था, लेट्स से अगर वो किसी अपने दोस्त के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ, लेट्स से एक बंदा पैसे लगाता और ये बंदा जो है इन अपना मेहनत करता, ये भी हो सकता था. लेकिन इसने डिसाइड किया कि ये एज अ, इसको कहते हैं एज सोल ट्रेडर, और पार्टनरशिप को कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, जिनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती. यानी कि द ओनर एंड द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज द सेम आइडेंटिटी. उसको कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड. इस वर्ड का मतलब पता है? इनकॉर्पोरेट सुना है? पाकिस्तान वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 14th August 1947. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड, ये जो वर्ड है, इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेट होने का मतलब होता है एग्जिस्टेंस में आना, एग्जिस्टेंस. और अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होगा? अनइनकॉर्पोरेटेड. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लीगली एग्जिस्टेंस में नहीं लाते. जब तक ओनर जिंदा होता है, जब तक ओनर की आंखें खुली होती हैं, तब तक बिजनेस चल रहा होता है. व्हेन द ओनर डाइज और द ओनर, वन ऑफ द ओनर डाइज इन पार्टनरशिप, तो बिजनेस लीगली एंड हो जाता है. फिर उसको शुरू से समझो अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है. लेकिन एक और ऑप्शन होता है कि हम उसको अनइनकॉर्पोरेटेड ना रखें, हम उस बिजनेस की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाएं. जैसे 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 हम लोग भी इस दुनिया में आए है ना, तो हमारी भी एक नेचुरल एग्जिस्टेंस आई इस दुनिया में, और हमारा भी फिर एक बर्थ सर्टिफिकेट बना, फिर हमारा बे फॉर्म बना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने. जैसे हमारी एक आइडेंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी है हमारी, कि हमारी एक एग्जिस्टेंस है. इसी तरह कंपनी की भी समझो एक इंसानी आइडेंटिटी, बस वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है कंपनी. बस उसका भी अपना आईडी कार्ड नहीं होता, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसके अपने एसेट्स होते हैं, अपनी लायबिलिटीज होती हैं उस कंपनी के नाम पे. अगर मैं उसको कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो उसको कहते हैं कि मैं उस, जैसे नेस्ले, नेस्ले इज अ कंपनी, नेस्ले को जानते हैं सब, नेस्ले की अपनी आइडेंटिटी है ना. यूनिलीवर की अपनी आइडेंटिटी है. इस तरह कंपनी के नाम से काम करते हैं ना लोग. और कंपनी बनाने को कहते हैं, इफ आई फॉर्म अ कंपनी, देन दिस इज नोन एज इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेट करने का मतलब उस बिजनेस को अपनी लीगल आइडेंटिटी देना, उसकी अपनी फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाती है. सही है. और अगर आप सोल ट्रेडर पार्टनरशिप पे चलते हो, तो मुझे बताओ, तुम लोग बताओ, सोल ट्रेडर बिजनेस अगर होता,
तो सोल ट्रेडर बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? एक सोल ट्रेडर बिजनेस में, इफ आई स्टार्ट माय बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर, so will I have limited liability or unlimited liability? डिपेंड नहीं करता। डिपेंड नहीं करता। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि ओनर और बिजनेस सेम आइडेंटिटी कंसिडर किया जाता है, और इन केस बिजनेस लॉस कर दे, और अगर कोई कुछ ऐसा हो कि बिजनेस में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है, तो फिर ओनर के पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे होते हैं। यानी कि इफ द बिजनेस मेक्स अ लॉस, then the owner might have to sell off his personal assets to just cover up for that loss. इस प्रॉब्लम को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि यार यूं समझ लो, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होगा, कि क्योंकि ओनर की आइडेंटिटी सब कुछ है, मतलब बिजनेस की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, उसकी कोई शनाख्त नहीं है, लोग इस इंसान को जानते हैं। बैंक लोन जो है वो सोल ट्रेडर सिचुएशन में तंदीप को देगा अगर सोल ट्रेडर होता। सही है। अगर सप्लायर उधार देगा तो सप्लायर तंदीप को उधार देगा, कंपनी को उधार, बिजनेस को उधार नहीं देगा, उस इंसान की शक्ल पे उधार मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको कंपनी बना लेते हो, जो तंदीप ने क्या सोचा है, तंदीप ने सोचा है कि वो अपने बिजनेस को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फॉर्म करेगा। तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, तो फिर उसके पास एक बेनिफिट होगा जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, कि इन केस अगर अब इसके बिजनेस ने नुकसान किया, तो उस कंपनी के एसेट्स और कंपनी को सारा सब ये सेल कर सकते हो, इसके पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं जाएगी। ओनर के पर्सनल एसेट्स पे बात नहीं जाना को कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, दैट द पर्सनल एसेट्स ऑफ ओनर विल नॉट बी एट रिस्क इफ द बिजनेस मेक्स अ लॉस, एंड दैट्स व्हाट द बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ बिजनेस, कि आप उसको कंपनी तभी बना लेते हो कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। और प्लस ये भी तुम लोग को शायद पता होगा कि कंपनी फिर अपने शेयर्स भी इशू कर सकती है। एक कंपनी अपने ओनरशिप के कुछ, समझो, सर्टिफिकेट्स होते हैं, शेयर्स। वो शेयर, जो जो बंदा शेयर खरीदता है वो देता है पैसे, और आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो, जबकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा कोई शेयर्स वाला सीन नहीं होता। तो कंपनीज जो होती है ना, वो फिर ज्यादा फाइनेंस भी रेस कर सकती हैं, बड़े लेवल पे जाने के लिए पैसे अगर चाहिए हो, ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए हो, तो कंपनीज कैन इशू देयर शेयर्स। समझ आ रहा है? जबकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा कोई शेयर्स वाला सीन नहीं होता। अच्छा, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या एडवांटेज होगा बताओ? एडवांटेज क्या होगा अगर मैं अपने बिजनेस को एज अ कंपनी स्टार्ट करता हूं रादर देन एज अ सोल ट्रेडर और अ पार्टनरशिप बिजनेस? व्हाट इज द बेनिफिट? टेल मी द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाउ, टेल मी। क्या फायदे होंगे? एक तो हम फाइनेंस बेहतर रेस कर सकते हैं क्योंकि आप शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हो, और फिर एक और प्लस हो जाएगा कि जो तंदीप की लायबिलिटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि नाउ द कंपनी विल हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंड अब उसके पर्सनल एसेट्स रिस्क पे नहीं होंगे इन केस इसके बिजनेस को अगर कोई लॉस होता है तो। सही है। और इंट्रोड्यूस देयर ओन आइडिया। हाँ, लेकिन वो तो फिर सोल ट्रेडर में भी हो सकता है। मतलब मुझे कोई ऐसा पॉइंट लिखना है जो स्पेसिफिक टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं लिख सकता हूँ कि वो अपने खुद के आइडियाज लेकर आ सकता है, लेकिन आइडियाज लेकर तो वो सोल ट्रेडर में भी आ सकता है, वो तो पार्टनरशिप में भी आ सकता है, वो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी आ सकता है। तो मतलब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ प्राइवेट? आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन। समझ आए? और एक और फिर प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम होता है कि उसमें आपकी फिर काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज इफ़ यू बिकम अ कंपनी, याद रखना, आप अगर अपने बिजनेस को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देते हो, या अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी बनाते हो, कंपनी रजिस्टर करवाते हो, तो कंपनी रजिस्टर करवाने की फिर कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं। क्योंकि याद रखना, वट एवर कंपनी यू फॉर्म, तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे लॉ भी लगना शुरू हो जाते हैं जिसको कहते हैं कंपनी लॉ। बाकायदा हर मुल्क के अंदर कानून बनाए जाते हैं फॉर कंपनीज कि आपको अपने अकाउंट्स बनाने होंगे,
इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो तो उस अकाउंट्स में ये सब जो पढ़ाते हैं ना, तो वो सिर्फ कंपनीज जो होती हैं उनको बनाना लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं सोल ट्रेडर बिजनेस हूँ या अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस हूँ तो मुझे ये इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप सोचो ना, एक सिर्फ बात सुनना, ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट होता है जिसमें आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हो ना। अब उसमें आप सबसे पहले सेल्स लिखते हो, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो, फिर उसके बाद आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट ही निकालना है तो वाई शुड आई जस्ट फॉलो दिस सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट? वाई जस्ट टू राइट सेल्स ऑलवेज ऑन द टॉप? वाई नॉट जस्ट, भाई पहले खर्चे लिख दूं, एंड में सेल्स लिख दूं और फिर प्रॉफिट निकाल लूं, प्रॉफिट तो फिर भी आ जाएगा। बट ये इतना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अब ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं ना, ये कानून होता है बेसिकली। और ये कानून फिर कंपनीज को फॉलो करने होते हैं कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनेगी, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनेगी। फिर आप हर महीने के बाद कोई ये लीगल नोटिस होते हैं, उसकी फीस होती है बाकायदा रजिस्टर करने की, तो उसकी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती हैं। तो फिर if you form a company then you have to follow a lot of legal formalities which might not have to be followed by a sole trader or a partnership business। सही है, तो ये एक इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर आप एज अ कंपनी फॉर्म करते हो तो कंपनी फॉर्म करने की लीगल फॉर्मेलिटीज फिर बहुत ज़्यादा होती हैं, और फीस भी होती है वैसे। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट, यस, कि पब्लिकली हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है। स्टॉक एक्सचेंज पता है? स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, ये देखो खाली स्टॉक एक्सचेंज में आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी से 2 मिनट में देख लें। अभी सारी जो लिस्ट बनती हुई नजर आ रही है ना, ये सारी कंपनीज हैं, सही है। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि यू नो व्हाट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज। मैं आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाता हूँ। वो कहते हैं ना लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सी दिस इज द लिस्ट। ये सिर्फ वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज फिजिकली भी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। तो ये सारी कंपनीज हैं देखो। अब इसमें तुम लोगों ने, सिर्फ ऐसी खाली एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इतनी ज़्यादा टेक्निकली देखने की जरूरत नहीं, बस नाम देख लो, बस खुश हो जाओ। अभी जो देखो, बैंक अल हबीब नजर आ रहा है, बैंक अल फलाह, ये सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और ये अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू कर सकती हैं। जैसे मैं भी चाहूँ तो इस कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ, या कोई भी बंदा चाहे तो इस इन किसी भी एमसीबी का बैंक में ये शेयर खरीदना चाहता हूँ, खरीद लूँ। आई कैन बाय दीज शेयर्स इजीली। सो फॉर दीज कंपनीज इट्स क्वाइट easier for public limited company to sell their shares because they're listed on stock exchange, whereas the private limited company is not listed on stock exchange। समझ आ रहा है? अच्छा, एडवांटेज 1, एक्सप्लेन 2 advantages and 2 disadvantages of setting up a business as a private limited company। ठीक है, अब मुझे एडवांटेज 1 लिखना है, कोई भी लिख सकता हूँ, फाइनेंस वाला भी लिख सकता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी वाला भी लिख सकता हूँ। सेटिंग अप, और यूं नहीं करना, कुछ बच्चे होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वन ऑफ द एडवांटेजेस, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। सेटिंग अप as a private limited company setting up as a private limited company will allow Sandeep to raise additional finance, full stop के बाद, he will be able to sell the shares to the friends and family members, he will be able to sell the shares to the friends and family members, which can allow him to finance his working capital
ड्यूरिंग इनिशियल डेज, क्योंकि इनिशियली उसने कहा था कि वो क्रेडिट वगैरह देगा, शुरू में उधार भी देगा, तो उन सब के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फ्री में नहीं होता सब कुछ। क्योंकि आप किसी को उधार देते हो तो आपके तो पैसे फंसते हैं ना। आप अगर किसी को क्रेडिट पे सेल सेल कर रहे हो, इसने कहा था ना क्रेडिट पे सेल करूंगा मैं भाई शुरू में, तो जितना आप क्रेडिट पे सेल करोगे याद रखना फिर उसमें आपको स्टॉक भी आपने तो खरीदा होगा ना, आपके तो पैसे लगे होंगे, लेकिन आपने किसी को उधार पे बेचा तो फिर आपकी अपनी वर्किंग कैपिटल पोजीशन वीक हो जाती है, आपकी अपनी कैश फ्लो पोजीशन वीक होगी, तो उसके लिए फिर आपके पास अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप किसी को क्रेडिट पे दे भी सको। सही है। अब अगर आपके पास खुद की जेब में पैसे नहीं है और आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो सोचो ना, खाली आपने उसको स्टॉक भी दे दिया और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपकी दुकान तो खाली हो गई। तो फिर देन कैसे फिर आप अपनी शॉप कैसे चलाओगे? समझ आए? He, he will be able to sell the shares to the friends and family members, which can allow him to finance his working capital during his initial. देखो एक और चीज सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। मैंने पहले भी शायद पेपर 1 में सिखाई है, लेकिन अब ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। कैन अलाउ हिम टू फाइनेंस हिज वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग इनिशियल, मैं लिखना चाह रहा हूँ ड्यूरिंग इनिशियल डेज व्हेन ही ऑफर्स क्रेडिट टू कस्टमर्स। ड्यूरिंग इनिशियल डेज, सुन लो खाली, इनिशियल डेज व्हेन ही प्लान्स टू ऑफर क्रेडिट टू कस्टमर्स। अब ये जो मैं लाइन लिखना चाह रहा हूँ, ये लाइन पूरी आएगी नहीं यहाँ पे। अब ये लाइन पूरी नहीं आएगी तो मैं क्या करूँ बताओ? हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये लाइन लिखूं, लेकिन अब मेरे पास जगह है शॉर्ट तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ से यूं एरो लगाया और ये ऊपर जाके यूं करके, ऐसे नहीं कर सकता। और ना ही ऐसे करूँ कि यूं घुसा घुसा के इधर इधर यूं डाल लूँ। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपको करनी होगी भूलने की एक्टिंग। समझ आ रहा है? आपको करनी होगी भूलने की एक्टिंग। और एक्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, ड्यूरिंग हिज, अब मैंने क्या करना है, भूलने की करनी है एक्टिंग। ड्यूरिंग हिज इनिशियल डेज when he plans to offer credit to his customers, credit to his customer। समझ आया? इससे हमने कर ली भूलने की एक्टिंग, और वो भी सफाई से, बस थोड़ा सा फॉन्ट कंट्रोल करना होता है, बाकी सब हो जाता है। सही है। अच्छा, एडवांटेज 2, बिकमिंग अ प्राइवेट या रजिस्टरिंग या सेटिंग अप, चलो सेम लिख लेते हैं, सेटिंग अप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी setting up as a private limited company will give Tandeep the benefit of will give Tandeep the benefit of limited liability, will give him the benefit of limited liability, as his company will have a separate legal identity as his company will have a separate legal identity. So in case of a loss, his personal assets will not be at risk, will not be at risk। और डिसएडवांटेज क्या होगा? डिसएडवांटेज लीगल फॉर्मेलिटीज। तंदीप विल हैव टू तंदीप विल हैव टू कंप्लाई विद, कंप्लाई भी अच्छा वर्ड है, फॉलो के लिए जो अच्छा वर्ड होता है कंप्लाई। तंदीप विल हैव टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल formalities. Tandeep will have to comply with various legal formalities for being a company। फुल स्टॉप के बाद preparation of financial statements, preparation of financial statements
and paperwork, preparation of financial statements and paperwork will increase. Will, ये आपके लिए वर्ड लिख रहा हूँ, ये वर्ड याद कर लेना. Will increase the administrative burden. ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है ना, इसका मतलब होता है जो पेपर वर्क, फाइलिंग, काम छोटे छोटे जो होते हैं सारे. Will increase the administrative burden and the costs of the business. And the costs of the business. It's a disadvantage too. A private limited company will not be able to sell shares publicly. A private limited company will not be able to sell shares publicly. As they are not listed on stock exchange. Full stop के बाद, as they are not listed on stock exchange. A private limited company will not be able to sell shares publicly as they are not listed on stock exchange. Full stop के बाद, this will limit the finance available in the future if Tandeep wants to expand his toy shop. If Tandeep wants to expand his toy shop. देख लो कितना क्लियरली पॉइंट स्टेट हो रहा है, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूं कि ये बात मैंने क्यों लिखी. Why have I actually written this? सिर्फ तुम लोग ऑब्जर्व करो, मैंने हर पॉइंट में पॉइंट क्लियरली स्टेट किया और फिर समझाया कि मैंने क्यों लिखा. ग्रीन से जो लिखा हुआ है ना, ये मैं अपना पॉइंट स्टेट कर रहा हूँ, और फिर मैं ये ब्लू से जो लिख रहा हूँ ये समझा रहा हूँ कि why have I written this point in this part of the question. समझ आ रहा है? कॉपी कर लो.